हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ 2 लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है जिसे राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न अभ्यास करने से पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करते हैं। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को कनेल में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में दार्जिलिंग में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कमला सांकृत्यायन था। इनकी माता कुलवंती तथा पिताजी गोवर्धन पांडे जी थे। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जिन्हें हिंदी साहित्य में महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। तो बच्चों, चलिए अब प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। आपका पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न है, थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों? वो हमसे पूछ रहे हैं बच्चों कि जब लेखक थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे तो जब पहली बार वो गए थे वो भिकमंगे के वेश में गए थे, तब भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था, परंतु दूसरी बार वो भद्र वेश में गए, भद्र मतलब एक सभ्य व्यक्ति के वेश में गए, तब भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि इसका प्रमुख कारण है संबंधों का महत्व। संबंध बच्चों जो हम आपस में एक दूसरे के साथ बना लेते हैं, यदि हमारे संबंध अच्छे हैं तो सब हमारे मित्र बन जाते हैं। यदि हमारे संबंध दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं तो वह हमारा शत्रु बन जाता है या हमारा मित्र नहीं रहता। तो पहली बार भिकमंगे के वेश में जाने पर भी उचित स्थान मिलना रुकने के लिए, और दूसरी बार भद्र वेश में होने पर भी उचित स्थान नहीं मिलना, इसका कारण यह है कि लेखक जिसके साथ गए थे वो जो शख्स था सुमति, उसके संबंधों का प्रभाव लेखक की यात्रा में पड़ा। ठीक है, तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छठ पीकर मस्त हो जाते थे। बच्चों, छठ जो है वो वहाँ की वहाँ शराब को छठ कहा जाता है। ठीक है, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। बच्चों, अब हमारे देश में हथियार का कानून है, हमारे ही क्या अन्य देशों में भी हथियार का कानून है। यदि कोई व्यक्ति हथियार रखता है तो उसे उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, पर उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, जिस कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था।
उन्हें सबसे मेन चीज़ जो थी वो थी अपनी जान का खतरा। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। जिस तरह गांव में लोग लाठी और डंडे लेकर चलते हैं, वैसे ही तिब्बत में लोग अपने हाथों में हथियार लेके चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। जो डाकू थे वो सामान लूटते नहीं थे, पहले वो मुसाफिरों को मार देते थे और जब मुसाफिर मर जाते थे उसके बाद उसके सामान की तलाशी लेते थे कि इसके पास कुछ है या नहीं। तो इस वजह से हमेशा मृत्यु का भय तिब्बत में बना ही रहता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया था? क्या कारण थे कि लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था? तो इसका उत्तर है बच्चों कि दो प्रमुख कारण थे जिस कारण से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था। पहला है कि उसका घोड़ा बहुत ही सुस्त था। आपने पढ़ा होगा कि जब उसका पाठ में कि वह उसका घोड़ा बहुत ही हल्के हल्के चल रहा था, जिस कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था। और दूसरा कारण है कि वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते में चला गया था। 1-1.5 मील बच्चों काफ़ी लंबा रास्ता होता है। वो रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते में चले गया और फिर उसे 1-1.5 मील वापस आना पड़ा। मतलब 2-3 मील का रास्ता उन्होंने एक्स्ट्रा किया, जिस कारण वो अपने साथियों से बिछड़ गए थे। बच्चों चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। क्या कारण है? ठीक है, तो लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। यजमान मतलब सुमति जो थे वो पंडित थे और यजमान जो सुमति से पूजा पाठ वगैरह का कार्य कराते थे। तो सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करता था। बच्चों बोध गया बौद्ध धर्मों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। तो जो सुमति था वो पंडित था और आप सब जानते ही हैं कि बौद्ध संप्रदाय के लोग जहाँ भी रहते हैं उनके आसपास सब जगह कपड़ों के पतंग जैसी बनी रहती है और टंगी रहती है, पूरा लड़ियों में टंगी रहती है। आपने देखा होगा, जो बहुत ही सुंदर भी लगता है कि रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े और जो हवा से वो हिलते रहते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो जो सुमति था वो बोध गया के गंडों के नाम पर उन्हें कोई भी कपड़ा देकर उनसे पैसे वसूल, दक्षिणा मतलब पैसे वसूल, जो कपड़ों के एवज में उसके यजमान देते थे वो वसूल कर लेता था। इस काम में वो हफ्ता लगा देता था। हफ्ता मतलब काफ़ी ज़्यादा समय वो इस काम में लगा देता था। इसलिए लेखक ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उन्हें मना कर दिया। ठीक है, उनके साथ जाने से मना कर दिया। मतलब बच्चों इसका तात्पर्य यह है कि जब लेखक पहली बार, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि जब लेखक पहली बार सुमति के साथ गया था तो उसने अपने यजमानों के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया, जिस कारण लेखक का समय बर्बाद हो गया। दूसरी बार जो लेखक था उन्हें लगा कि वो बौद्ध पंथियाँ जो किताबें होती है, धार्मिक ग्रंथ, वो पढ़ पाएगा, इसलिए उसने सुमति के साथ जाने से मना कर दिया और उसे भी नहीं रोका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या क्या कठिनाइयाँ लेखक के सम्मुख आई, अब उनकी यात्रा के दौरान पूछा जा रहा है। तो लेखक के सम्मुख विभिन्न कठिनाइयाँ आई। एक तो वो भूल के कारण भूलवश रास्ता भटक गए थे और दूसरा बहुत तेज धूप होने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। दो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं उनके सम्मुख आई थी। बच्चों इसके बाद है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, वहाँ के कैसे लोग थे, कैसा था उनका रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी चाह रहे हैं जो हमने पाठ के आधार पर अर्जित की। तो इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत था आप सबको पता है, तो हम उत्तर इसी तरह से प्रारंभ करेंगे कि इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी।
निम्न श्रेणी, बच्चों ये श्रेणी है, ओके। श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम को छठ 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 पीकर छठ पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास करते थे। अगाध विश्वास मतलब अत्यधिक, हद से ज़्यादा विश्वास करना। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ये छक बेटा छठ कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद का प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था और नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। लेखक क्या कहना चाह रहा है इस वाक्य के माध्यम से कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ये उस समय की घटना है बच्चों, जब सुमति अपने यजमानों से मिलने चले गए थे और लेखक बौद्ध धर्म की किताबों में ही खो गए थे। ठीक है, मतलब उनको पढ़ने में इतना ज़्यादा तल्लीन हो गए थे कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं थी। तो बच्चों इसका उत्तर है, 4 पॉइंट आपको दिए हैं, इसमें से सबसे सही उत्तर क्या है? तो सबसे सही उत्तर है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। रम गया मतलब उसमें तल्लीन हो गया था, डूब गया था। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? आपने देखा कि यात्रा के दौरान सुमति के जो यजमान थे और परिचित जो लोग थे वो हर गांव में मिल रहे थे। बच्चों कहीं भी यात्रा करते हैं तो रास्ता किसी ना किसी गांव से होकर ही जाता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उसके यजमान और परिचित हर गांव में मिले। तो आप सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का चित्रण करना है, हमें विशेषताएं बतानी है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था, वह अनेक लोगों को जानते थे। और मेन चीज़ है कि मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति जो भी होगा उसके जान पहचान का दायरा विस्तृत ही हो जाता है। ठीक है, सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। जो लोग बोध गया नहीं जा पाते थे तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि अपने गांव में रह के ही उन्हें बोध गया के कपड़े के गंडे मिल जाते थे। उन्हें नहीं पता कि सुमति उन कपड़ों को सच में बोध गया से लाया कि नहीं, पर एक विश्वास की बात थी जो वह सुमति पर करते थे। उन्हें लगता था कि सुमति जो भी कपड़े के गंडे उन्हें बनाकर दे रहा है वो बोध गया के ही हैं और वे बदले में उन्हें उसकी दक्षिणा देते थे। बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको इस माध्यम से जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ तो समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है, सुमति लोगों को आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। बेटा ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है, ये सुमति की एक बहुत बड़ा गुण था कि वह आस्था के नाम पर उन्हें जो गंडे देते थे वो गंडे सच में बोध गया के कभी होते थे और कभी नहीं भी होते थे। तो वो इसका लाभ उठाते थे कि लोगों को इस बात का अंदाज ही नहीं आता था कि जो कपड़ा सुमति दे रहे हैं, उन्हें जो कपड़े के गंडे सुमति दे रहे हैं वो सच में बोध गया के थे या नहीं थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बच्चों कि वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। वो बौद्ध धर्म, अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, मतलब अपने धर्म के प्रति वो कट्टर थे। बच्चों अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रख करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है या अनुचित, व्यक्त कीजिए। देखिए कितनी बड़ी चीज़ हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे वेशभूषा, आचार व्यवहार के तरीके पर हमें जज करना उचित है या अनुचित है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार और के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, लेकिन उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि इसे
शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। ठीक है, मेरे विचार में वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है कि कपड़े देखकर व्यवहार करना। ठीक है, अब क्यों ठीक नहीं है उसका कारण बता रहे हैं। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा का ही पड़ता है। इसी के आधार पर हम भले और बुरे की पहचान करते हैं। बच्चों, कहा जाता है कि कभी भी इंसान को उसके चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर जज करना चाहिए। ठीक है, चारित्रिक विशेषता उसका व्यवहार कैसा है, उसके कपड़ों के आधार पर कभी भी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहने की बात है, हम सभी को जानते हैं कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है वो पड़ता है हमारे कपड़ों का, कि हमने जो कपड़े पहने हैं, जो हमारी वेशभूषा है, हमारा ड्रेसिंग सेंस है, वो कैसा है। तो सबसे पहले इंसान हमारे से बात करके हमारे व्यवहार को, आचार को नहीं जान पाता। जब वो हमारे ड्रेसिंग सेंस को देखकर, हमारी वेशभूषा को देखकर आकर्षित हो जाता है या उसे लगता है कि हाँ, यह व्यक्ति बात करने लायक है, तब वह हमसे बात करता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने भिखमंगों के वेश धारण किया था तब भी शेखर विहार पर उनका सम्मान ही हुआ था, उनका अपमान नहीं हुआ, किसी ने उन्हें दुत्कारा नहीं था। ठीक है, आखिरी प्रश्न है बच्चों कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए कहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब एक चित्रकार अपनी पेंसिल के माध्यम से किसी का चित्र कागज में, वाइट पेपर में ले लेता है, तो वो उसके द्वारा बनाया गया चित्र होता है। ठीक है, और उस चित्र के आधार को हम उसी को आधार बना के कहते हैं कि हाँ, उसने चित्र अच्छा बनाया और गंदा बनाया। यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में जो शब्द हैं, जो लेखक के शब्द हैं, वो अपने शब्दों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का, स्थान का चित्र सफ़ेद पन्नों पर बनाता है, मतलब शब्दों के द्वारा बनाता है। ठीक है, यहाँ पर शब्द चित्र है, रेखा चित्र, शब्द चित्र, रेखा चित्र का ही एक वो भाग है। तो यहाँ उत्तर है बच्चों कि यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगा हुआ देश है। अब शब्द चित्र है बच्चों, देखो कि बताया जा रहा है कि जो तिब्बत है वो भारत और नेपाल से लगा हुआ है। अब तुम नक्शे में अपने इमेजिनेशन पावर के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि तिब्बत कहाँ पर होगा। यहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। वह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 फीट, 1000 फीट ऊंचे डांडे हैं जो खतरनाक जगह हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। जहाँ एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु और मैं सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य और शहर से पूरी तरह भिन्न है। देखो बच्चों, कितना अच्छा शब्द चित्र खींचा है। हमें समझ में आ गया कि तिब्बत जो है नेपाल और भारत से लगा हुआ देश है। दूसरा, हमें यह भी समझ में आया कि वहाँ जाने पर पहले जो था प्रतिबंध था, अब नहीं है। यह समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, मतलब वहाँ ठंड ज़्यादा होती होगी। वो बता रहे हैं कि 17-18 फीट ऊंचे डांडे हैं जो खतरनाक जगह है। ठीक है, वो ये भी बता रहे हैं कि जब हम चलते हैं, इस जगह की यात्रा करते हैं, तो धूप की ओर हमारा मुंह होता है, तो हमारा जो मुंह है वो धूप से जल जाता है। और पीठ जो है वो पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ियों की तरफ है, तो वहाँ से हमारी पीठ ठंडी हो जाती है, मतलब वहाँ से बर्फीली हवा आती है। तो एक तरफ तो हम धूप से जल रहे हैं, मतलब इतनी तेज़ धूप है, और दूसरी जगह हमारी पीठ, कंधा जो है वो बर्फीली हवा के कारण ठंडा हो जा रहा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सहायता मिलेगी आपके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर करने में। और आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
अगर लगता है आपको कि ये वीडियो लाभप्रद है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो पाएँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।